सो स्केलर प्रोडक्ट हम कर चुके थे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा नाम इसका। वेक्टर प्रोडक्ट नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमको वेक्टर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, वेक्टर्स मिलने वाले हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, एंड ये जो वेक्टर है ये उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है उसको नॉर्मल वेक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर वेक्टर बनाता है, और ये बाकी सारी चीज़ मैग्नीट्यूड के लिए और ये वाली चीज़ डायरेक्शन के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का एक और मेथड भी होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स के वे में। फर्स्ट रो के अंदर आई जे के, सेकेंड रो के अंदर पहला वाला वेक्टर और थर्ड रो के अंदर सेकेंड वाला वेक्टर। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर थीटा ज़ीरो है तो मतलब कि ए क्रॉस बी ज़ीरो बन जाएगा, मतलब पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, बट अगर पीछे एक माइनस का सिंबल लगा दिया जाए तो बराबर हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बन जाता है। उसके बाद आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के ज़ीरो होता है, स्केलर प्रोडक्ट में वन होता है। और यहाँ पर अगर आई जे के इस फॉर्म में सीरीज चलती रहे, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट तो के मिलेगा, जे और के क्रॉस प्रोडक्ट में आई मिलेगा, के और आई के क्रॉस प्रोडक्ट में जे मिलेगा। ठीक है, एंड रिवर्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस का सिंबल पीछे, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करेंगे अगर, तो के मिलने की जगह माइनस के मिलेगा। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड दो चीज़ें हैं हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, और पैरेललोग्राम में हाफ हट जाता है। ये ए और बी वेक्टर्स जो हैं, पैरेललोग्राम में हो चाहे ट्रायंगल में हो, किसी में भी ए और बी को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से, कोई भी दो साइड्स ले लो बट को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर तो थी ये सारी ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे। क्वेश्चन नंबर 2, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमको ए प्लस बी गिवन था, ए माइनस बी गिवन था, मतलब नहीं, ए और बी गिवन होगा, हमने ए प्लस बी निकाला दोनों को ऐड करके, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इस तरीके से करके, यहाँ पर ए वेक्टर था, यहाँ पर बी वेक्टर था, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को ऐड कर दिया, ये ए माइनस बी निकाला। उसके बाद आपको बोला था एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो मैंने इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब पहले वाला वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर से एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, ये आ गया वेक्टर। और इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना था, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 में हमको क्या बोला था कि एक वेक्टर है ए नाम का, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 1। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, वाई एक्सिस के साथ ये, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल ही है बट कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। सो अल्फा बीटा गामा, पहली चीज़ तो हमारे पास एल एम एन के अंदर ये रिलेशन होता है। एल एम एन का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसमें सॉल्व करा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखी 1/4, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू देखी, यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा ये वाली वैल्यूज डालने के बाद कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा 1/4, कॉस गामा आ गया 1/2, माइनस इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो गामा की वैल्यू आ गई पाई/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो पाई/3। ना पाई/3 आने के बाद
जो ए वेक्टर है वो या तो डायरेक्शन रेशियोज वाली फॉर्म में लिखना हो तो ये तरीका, डायरेक्शन कोसाइंस वाली फॉर्म में लिखना हो तो LMN वाला तरीका। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म हो गई, ये डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म हो गई। LMN ये हमारा बन जाएगा जैसे L की वैल्यू cos अल्फा दिस अपॉन दिस, ऐसे ही M की वैल्यू cos बीटा y अपॉन मैग्नीट्यूड। इस तरीके से LMN की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद आपको पता चलेगा 1/2, 1/√2 एंड 1/2। हमें कंपोनेंट्स चाहिए थे ए वेक्टर के, दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने करा फोर्थ आंसर, और उससे पहले मैंने आपको ये समझाया था यहाँ पर कि A क्रॉस A ज़ीरो क्यों बनता है। क्योंकि A क्रॉस A में अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो सेकंड रो में A के कंपोनेंट्स आते हैं, थर्ड रो में B के कंपोनेंट्स। A क्रॉस A का मतलब यहाँ A के कंपोनेंट, यहाँ A के कंपोनेंट। एंड डिटर्मिनेंट्स में एक हमारी प्रॉपर्टी थी कि आइडेंटिकल रोज हो या आइडेंटिकल कॉलम्स हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो बन जाती है। सो इसकी वजह से आइडेंटिकल रोज का कंसेप्ट आएगा एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू विल बी ज़ीरो। फोर्थ क्वेश्चन में हमको शो करके दिखाना था दिस इज इक्वल्स टू दिस। हमने यहाँ से करना स्टार्ट करा, A का क्रॉस प्रोडक्ट पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस B का क्रॉस प्रोडक्ट पूरे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद इसको ओपन करा, यहाँ पर इसको ओपन करा, A क्रॉस A ज़ीरो, B क्रॉस B ज़ीरो, A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A। दोनों को सेम वे में लिखना हो तो इसका हमने ऑर्डर चेंज करेंगे तो पीछे प्लस का सिंबल आ जाएगा। ऑर्डर चेंज करते ही पीछे प्लस मतलब एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था ये, इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी और म्यू की वैल्यू निकालनी थी। इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी। तो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाला, ज़ीरो वेक्टर का मतलब 0i 0j 0k। डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके ऐसे i के साथ एक ब्रैकेट आ जाएगा, j के साथ एक ब्रैकेट, k के साथ एक ब्रैकेट, 0 0 0। हम जब कंपेयर करेंगे ये वाला कंपोनेंट इस ज़ीरो के साथ, ये j वाला कंपोनेंट इस ज़ीरो के साथ, और ये k वाला कंपोनेंट इसके साथ, तो वहाँ से हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। वैसे i यहाँ से मिल जाएंगी, सेम ही वैल्यूज़ आएंगी सबकी। उसके बाद अच्छा सिक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन था कि A डॉट B ज़ीरो है, A क्रॉस B ज़ीरो है, तो A और B के बारे में आप क्या बोल सकते हो। A और B वेक्टर्स क्या क्या होंगे। A डॉट B ज़ीरो होने का मतलब कि या तो A वेक्टर ज़ीरो है या B वेक्टर ज़ीरो है, या फिर A और B परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B ज़ीरो होने का मतलब या तो A ज़ीरो है या B ज़ीरो है, या फिर दोनों पैरेलल है। अब अगर मैं भी ये फर्स्ट कंडीशन दोनों में से हटा दूं तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हों और पैरेलल भी हों। तो हमारे पास कंडीशन बनी या तो A ज़ीरो होगा या B ज़ीरो होगा, अदरवाइज ज़ीरो बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे ही क्वेश्चंस चल रहे थे। यहाँ हमको A B C तीन वेक्टर्स गिवन है और ये शो करना था। इनकी आई गेस वैल्यूज भी दे रखी होंगी कुछ। पहले B प्लस सी निकालेंगे, उसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर पहले A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आंसर नंबर 8। 8th के अंदर हमें गिवन है कि अगर A या B में से कुछ ज़ीरो है तो A क्रॉस B ज़ीरो बनेगा, ये तो गिवन है। कॉन्वर्स ट्रू होगा या नहीं ये बताना है कि अगर A क्रॉस B ज़ीरो है
तो क्या ए या बी में से किसी चीज़ को ज़ीरो बनना पड़ेगा या नहीं? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों पैरेलल हों। तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स भी ए क्रॉस बी ज़ीरो बना देते हैं। अगर ए या बी में से कुछ ज़ीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो ज़ीरो बनेगा ही बनेगा। बट क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि ये ही कंडीशन हो रही हो। उसके बाद हमारी मिसलेनियस स्टार्ट हो गई थी। मिसलेनियस के अंदर नॉर्मल सी चीज़ें थी। सबसे पहले यहाँ स्केलर कंपोनेंट्स पूछे थे, वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे थे, मैग्नीट्यूड पूछा था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन नॉर्मल सा था आपका। फिफ्थ क्वेश्चन भी नॉर्मल सा था। डायरेक्शन कोसाइंस पूछे थे यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमें बोला था फाइंड करो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और वो पैरेलल हो किसके, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब ए प्लस बी के पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। ए प्लस बी के पैरेलल होने का मतलब, मान लो ए प्लस बी डी बना, डी का यूनिट वेक्टर निकाला और उस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स कर दिया, ये बन गया ए प्लस बी के पैरेलल और 5 यूनिट्स। सेवेंथ भी सेम था, यूनिट वेक्टर निकालना था। तो हमने जहाँ वहाँ पर डी कैप को 5 से मल्टीप्लाई करा, वो 5 से मल्टीप्लाई वाला स्टेप नहीं आएगा, जस्ट डी वेक्टर निकालेंगे और ये बन जाएगा। और डी वेक्टर बनेगा इस तरीके से, ये कंडीशन डी वेक्टर का डी कैप निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें शो करना है कि ये कोलिनियर हैं, ये 3 पॉइंट्स। कोलिनियर होने का मतलब कि ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा, मतलब कि दो वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर बनता है तो ट्रायंगल लॉ एडिशन अप्लाई हो जाता है। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करूं तो बराबर दो मैग्नीट्यूड्स का सम बराबर तीसरे मैग्नीट्यूड के तब होगा जब वो कोलिनियर होंगे, ट्रायंगल नहीं बना रहे होंगे। तो यहाँ मैंने 3 वेक्टर्स निकाले, पहले ए बी वेक्टर निकाला, फिर बी सी वेक्टर निकाला, फिर ए सी वेक्टर निकाला, उन तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकाले। अब अगर किसी दो मैग्नीट्यूड्स का सम तीसरे के बराबर आता है तो कोलिनियर वर्टिसेस। दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के बराबर आता है तो मतलब वो ट्रायंगल है। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन था, सेक्शन फार्मूले का था। सेक्शन फार्मूला नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो, रेशो निकालनी थी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, लाइन को डिवाइड कर रहा है एंड एक्सटर्नली कर रहा है, रेशो निकालो। ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद टेंथ क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और डायगोनल की लेंथ निकालनी थी। डायगोनल बन गया, डायगोनल को मैंने ऐसे ले लिया सी को, तो ये बनेगा यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पर, मतलब ये बी और ये वाला वेक्टर, या फिर मैंने यहाँ पर ये ले रखा है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी हो गया ए प्लस बी और हमें निकालना है एरिया। एरिया हो गया ए और बी वेक्टर्स, ए क्रॉस बी। ये दोनों ही बी वेक्टर इसलिए बने क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देखो सेम थी। अगर मैं यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड रखूँ तो ए वेक्टर, बट अगर डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट कर दूँ तो ये माइनस ए वेक्टर बनेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 वेक्टर्स हमको गिवन थे और एक चौथा वेक्टर निकालना था सच दैट ये पहले वाले के परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले के परपेंडिकुलर है और तीसरे वाले से डॉट प्रोडक्ट 15 है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, सेकंड वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 0,
डी वेक्टर को मैंने एक्स वाई जेड ले रखा था और ये तीन हमको गिवन ही थे वैल्यूज। तो यहाँ से मिलेंगी दो इक्वेशंस एक्स वाई जेड में। उसके बाद सी डॉट डी 15 था, वहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो ए डॉट डी पहली इक्वेशन, बी डॉट डी दूसरी इक्वेशन, सी डॉट डी 15 था तीसरी इक्वेशन। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। 160/3 -5/3 -70/3। हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और ये हमको मिल गया वेक्टर। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, जब हमारा डी वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी करके हमें डी मिल रहा होगा। यहाँ से एक वेक्टर मिलेगा और इसको हम सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 बना देंगे, वहाँ से वैल्यूज निकल जाएंगी। इस तरीके से भी कर सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आफ्टर दैट 13th क्वेश्चन। 13th में क्या बोला कि ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए, स्केलर प्रोडक्ट ए का विद यूनिट वेक्टर किसका है, सम ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के सम को मैंने डी नाम दिया, डी का भी यूनिट वेक्टर, तो ए डॉट डी कैप इज इक्वल्स टू 1। ये गिवन है, तो हमें डी वेक्टर नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, हमें लैम्डा निकालना है। तो हमने वैल्यूज निकालनी स्टार्ट करी। सबसे पहले डी निकालेंगे बी प्लस सी करके, फिर डी कैप निकालेंगे, फिर ए डॉट डी इज इक्वल्स टू 1 लेके हम जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। लैम्डा की वैल्यू आएगी 1। सर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू वेक्टर होगा या ट्राइंगल में? अभिनव, अगर देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर मिलता है, तो मतलब कि ये ट्रायंगल है, क्योंकि ये वो अप्लाई हो रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, दैट मीन्स ये लाइन है और ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास 14th क्वेश्चन था। हमें बोला ए और बी परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, सी और ए परपेंडिकुलर है। इन तीनों को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली का मतलब टू के पेयर्स में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी गिवन था। परपेंडिकुलर का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला भी गिवन होता है। हमको शो करना है कि ये a प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड होगा ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी। मतलब ए के साथ बनने वाला, इसको डी नाम दे रहा हूँ, ए और डी के बीच में बनने वाला एंगल, बी और डी के बीच में बनने वाला एंगल, सी और डी के बीच में बनने वाला एंगल इज सेम। तो जैसे मान लो बी और डी के बीच में बनने वाला एंगल, बी और डी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा 2। सॉल्व करते हैं। डी डॉट बी, नॉर्मली डी का मतलब था ए प्लस बी प्लस सी, उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अगर हमने करा तो बनेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ताने कॉस थीटा की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं हम, हमें यही तो शो करना है कि कॉस थीटा सेम होगा या नहीं होगा।
तभी cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला डाला है d डॉट बी कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने नॉर्मल a प्लस बी प्लस सी इंटू बी वो मल्टीप्लाई करा है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना, a डॉट बी डॉट सी और बी डॉट ए डॉट बी परपेंडिकुलर था, जीरो हो गया। बी और सी भी परपेंडिकुलर थे, ये जीरो हो गया। बी डॉट बी बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल सकते हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर थे। ऐसे ही डी डॉट ए में ये रहा फॉर्मूला, और यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करने पर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट ए जीरो, सी डॉट ए जीरो। ऐसे ही डी डॉट सी करने पर हमें मिला ये फॉर्मूला, और यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर तीनों मैग्नीट्यूड्स के बराबर आ गए, दैट मीन्स ये फार्मूला और ये फार्मूले वाली वैल्यू तीनों बराबर, तीनों बराबर, क्योंकि ये तीनों के तीनों मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर थे। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ डी कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड ए बी सी के भी कैंसिल हो गए क्योंकि बराबर थे। बच गया ये तीन कॉस की वैल्यूज बराबर होने का मतलब अंदर के एंगल्स बराबर, और यही चीज़ हमको शो करनी थी कि वो इक्वली इंक्लाइंड है। क्वेश्चन क्लियर है वाला? प्रेम नहीं, हमें सिर्फ ये शो करना था कि इक्वली इंक्लाइंड है। अब क्या एंगल बना रहे हैं डजेंट मैटर, जो भी एंगल बना रहे हैं बराबर एंगल बना रहे हैं। फिफ्टींथ, देयरफॉर से ऊपर वाला स्टेप। अभिनव, जब आप अभी यहाँ पर मैं पूरा का पूरा शो नहीं कर पाऊंगा आपको पेज, बट ये नोट का पेज आप निकाल के देखोगे ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये फॉर्मूला इसके बराबर था, सेकंड इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर था, थर्ड इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर था, तो तीनों बराबर आ गए। 15th क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि दिस डॉट दिस इज इक्वल्स टू दिस इफ ए और बी परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे मिलेगा ये पार्ट और ये पार्ट तो RLC से मैच कर रहे हैं, इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, और ये ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ए डॉट बी ज़ीरो उसी केस में बनता है जब ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। स्टेटमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा। And it is given that a not equals to 0, b not equals to 0। a और b ज़ीरो तो थे नहीं, तो a डॉट b ज़ीरो बनने के चांसेस सिर्फ तभी पॉसिबल है when a is perpendicular to b। उसके बाद अच्छा, ये एक दो दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लास्ट में करवाए थे, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। आंसर नंबर 1 में हमें एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर बनाना है। एक्स वाई प्लेन का मतलब कि उसका जेड एक्सिस वाला पार्ट नहीं है, तो एक्स आई और वाई जे बच गया। ये बन जाएगा एल आई प्लस एम जे, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में। हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा। एक्स को एल की फॉर्म में लिखने के लिए हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखने का मतलब हम यूनिट वेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब एंगल्स के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें बोला था प्रेम ये तो नॉर्मल वेक्टर होता ही है एक्स आई वाई जे। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं, एल का मतलब होता है
x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। x की जगह अगर मैं l लिख रहा हूँ मतलब x अपॉन ए, y की जगह m लिखने का मतलब y अपॉन मैग्नीट्यूड, और अगर मैं a कैप लिखता हूँ, a कैप का मतलब क्या होता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब उसके सारे डायरेक्शन रेशियोज मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो गए। तो एल एम एन में लिखने का मतलब, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखने का मतलब हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। एल का मतलब कॉस अल्फा, इसका मतलब कॉस बीटा। एंगल्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी कि जो ये वेक्टर है, जो लाइन है, ये 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक्स के साथ बना रहा है तो मतलब एक्स से स्टार्ट होकर वाई तक गया, तो 30 डिग्री बनाया। अब मुझे y के साथ निकालना है, y के साथ एंगल बनेगा 60, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो cos -60 वैल्यूज डालेंगे एंड आंसर आ जाएगा। ये पॉजिटिव आने का रीज़न है, cos -थीटा cos थीटा ही होता है। 60 ऐसे आया क्योंकि x के साथ 30 बनाएगा तो ये टोटल तो 90 होता है ना x और y में, तो रिमेनिंग इज 60। उसके बाद आंसर थर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि एक गर्ल थी, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा वेस्ट की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर्स, उसके बाद वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री 3 किलोमीटर चली और यहाँ पर आके रुक गई। हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। इफ एक्स वाई जेड प्लेन होता तो जेड एक्सिस का क्या एंगल होगा, वो तान्या फिर गिवन होता। एक्स और वाई के बीच में तो हम 90 का रिलेशन देख सकते हैं, बट जेड सॉर्ट ऑफ स्पेस में हो गया, उसका फिर एंगल कुछ अलग बन जाता। और यहाँ पर भी हमने एक्स और वाई के बीच में 60 और 30 वाला जो रिलेशन लगाया, अगर बाई चांस वो स्पेस में होता तो वहाँ भी कुछ अलग एंगल बन रहे होते फिर। यहाँ पर भी जेड एक्सिस नहीं है क्योंकि गर्ल जो है वो प्लेन पर चल रही है, पहले वेस्ट डायरेक्शन में फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो जेड का कंसेप्ट नहीं आएगा। यहाँ ये 3 किलोमीटर चली, हमें निकालनी थी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ओ बी। अब ट्रायंगल लॉ एडिशन की कंसेप्ट की वजह से पहले वो ओ से ए गई, फिर ए से बी गई, और ये ओ ए प्लस ए बी बराबर होगा ओ बी के, ओ बी वैक्टर बराबर ओ ए प्लस ए बी। अब ओ ए अलग निकालेंगे, ए बी अलग निकालेंगे। ओ ए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये हुआ 30 डिग्री, ये पूरा हुआ 90 डिग्री, रिमेनिंग इज 60। तो ये ए बी वाली लाइन जो है, ये वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्रीज का एंगल बना रही है, बताओ। ए बी वाला वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, -30 का। तान्या -30, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, -30। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का। ना, अगर ओ ए वेक्टर के बारे में बात करें, ओ ए वेक्टर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन जा रही है, तो एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ओ ए वेक्टर एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हुआ 180 डिग्री। वाई के साथ, वाई का यहाँ से बनना स्टार्ट होगा क्योंकि वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक 90। तो देखो
वेक्टर्स बने कैसे। ओ ए वेक्टर का ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट, ये z वाला पार्ट, आई जे के। वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स दोनों इंक्लूड होती हैं। तो पहला मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, ये कंपोनेंट पूरा बन गया x। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंपोनेंट पूरा बन गया y। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंपोनेंट पूरा बन गया z। ना 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर चली थी तो 4 किलोमीटर आ गया। उसके बाद cos 180 cos 90 cos 90 रीजन, ओ ए वेक्टर जो था x के साथ 180 डिग्री बना रहा था, y के साथ 90 और z के साथ 90। तान्या, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे बाय चांस क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, बाय चांस गिवन ना हो तो वैसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ये x है, ये x है, ये y है, z एक्सिस इस तरीके से हो गया जैसे ये पेन। सोच के देखो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया z। इस पेपर से परपेंडिकुलर है ना ये पेन, जो ये पेन रखा हुआ है मैंने, पेपर से हो गया परपेंडिकुलर। तो मतलब कि आपके ये जो लाइन है इससे एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की साइड हो गया 90 डिग्री पर, दैट्स वाई। वाई भी 90 बना रहा है, जेड भी 90 बना रहा है। ए बी वेक्टर 3 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स, एक्स के साथ एंगल बनाया 60 का, वाई के साथ -30 का क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में गया था, जेड के साथ 90 का। सॉल्व करोगे ये बनेगा, यहाँ सॉल्व करोगे ये बनेगा, सॉरी ये बनेगा, और फिर ओ ए और ए बी को ऐड करोगे तो ओ बी मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो -30 वाली चीज़ थी, इसको एक बार और देख लो बाई चांस अगर आपको इससे समझ में आए। ये आपका वेक्टर है नॉर्मल, इसने x के साथ एंगल बनाया 60 का, y के साथ नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से -30 का, x के साथ तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी। अब आप अगर सोचो कि y के साथ एंगल ऐसे भी तो बन सकता था, इस लाइन को कर दिया एक्सटेंड और y के साथ बन गया एंगल। तो यहाँ पर 150 बोलना तो ठीक है, मतलब ये प्रॉपर लाइन है, ये 30 है तो ये 150 हुआ, 150 ले सकते हो, बट एक्सटेंड करने की वजह से इस लाइन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो जहां पर वो cos -30 बनता, अब वो -cos 150 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर हो गया तो माइनस पीछे आ गया और एंगल 150। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज करो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बन गया था। ये चीज क्लियर। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे कि a+b+c 0 है तो ये शो करना है। इसमें हमने क्या करा, b को एक साइड पर रखा, a और c दूसरी साइड पर, हमने प्री मल्टीप्लाई करा a के साथ, ये रिजल्ट बन गया a क्रॉस b बराबर आ गया c क्रॉस a के। सिमिलर वे में हमने सेम चीज को c के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया विद c, पोस्ट मल्टीप्लाई c वेक्टर। अभी ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए।
3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे मैंने। तो यहाँ से आपको बी क्रॉस सी मिल गया सी क्रॉस ए के बराबर। ऊपर से मिला था बी क्रॉस सी, सॉरी ऊपर से आपको मिला था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर। यहाँ पर बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर, मतलब कि तीनों रिजल्ट्स इक्वल आ गए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस का मतलब पोजीशन वेक्टर्स, तो हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा हाफ ऑफ दिस। तो अगर वर्टिसेस हैं तो पहले साइड्स निकालनी पड़ेंगी। साइड्स के लिए हमें दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें दो साइड चाहिए, वो भी को इनिशियल। तो मैंने दो साइड्स बनाई बी ए और बी सी। बी ए का मतलब ए माइनस बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल। बी सी में टर्मिनल माइनस इनिशियल सी माइनस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और बाहर 1/2 मल्टीप्लाई। इसको ब्रैकेट को ओपन करते 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 हमें लास्ट में ये मिल जाएगा, और बी क्रॉस बी जो था वो 0 बन गया। तो रिमेनिंग 3 ब्रैकेट्स बच गए और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के दे दिया था, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। शो करना है कि ये पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो ये बनेगा, और उसके बाद एक्सटेंशन है क्वेश्चन का कि अगर डायगोनल्स ए और बी की जगह ये होते तो एरिया क्या मिलेगा। सो हाफ नहीं आता, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है अगर ए और बी साइड्स होती पैरेललोग्राम की, बट यहाँ पर बोला है डायगोनल्स। तो यहाँ समझा देता हूँ पहले। साइड्स मैंने ली P और Q को इनिशियल वेक्टर के साथ, और डायगोनल्स मैंने ये ले लिया A, ये ले लिया B। उसके बाद हम साइड्स निकालेंगे और फिर आंसर में सॉल्व करेंगे। ये रही हमारे पास फिगर। जैसी फिगर ऊपर गिवन थी वैसी ही बना रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन ना हो देखने में। या अगर किसी ने क्वेश्चन ट्राई करा हो और किसी और टाइप की डायरेक्शंस बनवानी हो तो बता दो, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, बात सेम पड़ेगी। कुछ भी नहीं। तो यहाँ कोई इनिशियल वेक्टर रख के P की डायरेक्शन ये ले ली, Q की डायरेक्शन ये ले ली, B की डायरेक्शन इस तरीके से ले लेते हैं, और A की डायरेक्शन इस तरीके से ना। A वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। तो A वेक्टर जो है वो क्या बन गया, इसका मतलब है माइनस पी, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है, माइनस पी। यहाँ से यहाँ प्लस क्यू, बी वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। ये तो P हो गया, और ये डायरेक्शन इसके बराबर है, बिल्कुल डायरेक्शन सेम है, तो ये भी Q वेक्टर बन जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो माइनस Q बन जाता। ये बन गया P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं
इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। पहले केस में अगर मैंने ऐड करा p और p कैंसिल, p और p कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2q। अगर मैंने ऐड कर दिया दोनों को तो मुझे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2q मिलेगा। q का मतलब क्या हो गया, 1/2 a प्लस बी। ये आ गई q की वैल्यू। q की वैल्यू यहाँ पर डाल के अगर मेरे को p की वैल्यू निकालनी हो तो क्या मिलेगी। या मान लो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन के केस में नहीं जाता, अगर मैंने ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट करा होता तो मुझे क्या मिलता। a इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू लिख सकते नहीं अभी ना, p माइनस क्यू कैसे लिखोगे, उसके लिए फिर आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको p माइनस क्यू लिखना है तो डायरेक्शन a के लिए ऑपोजिट बनानी पड़ेगी। तो ये q की डायरेक्शन ऑपोजिट और p की डायरेक्शन एज इट इज, तो माइनस क्यू प्लस पी। डायरेक्शन ये तो मैंने एज्यूम करी है, इसके हिसाब से मैंने ये लिखा है। आप अगर ए की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ बनाते हो, ऑपोजिट बनाते हो, तो माइनस क्यू प्लस पी लिखोगे। वो तो फिगर के ऊपर डिपेंड करता है आपने फिगर क्या बनाई है। ये डायरेक्शंस मैंने एज्यूम करी हैं अपने मन से। आप कोई और डायरेक्शन लोगे, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो a माइनस बी का मतलब हो जाएगा -2p, और q से q कैंसिल, -2p। तो p वेक्टर का मतलब माइनस उधर जाके b माइनस ए बना, p वेक्टर हमको मिल जाएगा 1/2 b वेक्टर माइनस a वेक्टर। नाउ p वेक्टर एंड q वेक्टर जो है वो आपके एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, वो भी कोइनिशियल। सो q वेक्टर p वेक्टर हमारे पास काम आएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बना मैग्नीट्यूड p क्रॉस q। p का मतलब है हाफ b माइनस a क्रॉस, q का मतलब है हाफ a प्लस b। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलेगा। 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर्स है। सो अच्छा 1/2 क्रॉस 1/2 है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉमन क्या निकलेगा, 1/4 बन गया। 1/4 बीच में प्लस या माइनस होता तो कॉमन निकलता। b इससे मल्टीप्लाई होके हमको मिलेगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b। माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ बनेगा माइनस ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। ये स्टेप जल्दी से बताओ, सबको क्लियर। ठीक, आफ्टर दैट बी क्रॉस बी ज़ीरो और ए क्रॉस ए ज़ीरो, रिमेनिंग बचे ये दो। मैग्नीट्यूड 1/4 ब्रैकेट में बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी।
हमें जो प्रूव करना था उसमें ए क्रॉस बी चाहिए, तो इसको ऑपोजिट बना देते हैं। वैसे आप बी क्रॉस ए भी बना सकते हो, एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि बाहर मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हो। 1/4 माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी, ये बना -2/4 ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2/4 बन जाएगा 1/2, 1/2 ए क्रॉस बी। क्लियर ये वाली चीज, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है। और अगर आप यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाने की जगह दोनों को बी क्रॉस ए बना देते, यहाँ पर आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बनाने की जगह दोनों को बी क्रॉस ए बना देते, तो ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए बनता और सेम बात बन जाती, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर ब्रैकेट्स की जगह मैग्नीट्यूड ही आएगा। मैग्नीट्यूड वो 2/4 माइनस में जो था उसको बाहर निकाल दिया, ये मैग्नीट्यूड में आएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन में पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना हो तो मैट्रिक्स एंड वेक्टर दोनों मेथड से शो कर सकते हैं। वेक्टर से किस तरीके से करोगे? मैट्रिक्स, एक सेकेंड, करना हो तो मैट्रिक्स एंड वेक्टर दोनों मेथड से। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड में क्या था? मैट्रिक्स मेथड में क्या था? अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। हाँ, ताने किसी भी तरीके से कर लो। खैर आपको क्वेश्चन की ना वर्डिंग्स पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो वेक्टर वाले चैप्टर से रिलेटेड है या मैट्रिक्स वाले से। यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा या 3D वगैरह करके लिख देते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा होता है तो जनरली लिख देते हैं यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा शो दैट दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज वो इस कंसेप्ट में आ जाता है। अच्छा, फिलहाल ये जो क्वेश्चन था इसका आगे एक्सटेंशन भी है कि अगर डायगोनल्स ए और बी की जगह ये होते तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। सो ए और बी इसको लेके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, वो आप लोग अपने आप करना। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट विल बी हाफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ए वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस 3j माइनस के, i प्लस 3j माइनस के। ये आप लोग आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड करना है। डिटर्मिनेंट से होगा ना ये, हाँ पे, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एंगल पता होता तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। लिख देते हैं चलो, यूजिंग डिटर्मिनेंट। और किसी टाइप का कुछ डाउट?
इसके बाद हमारा 3D चैप्टर स्टार्ट हो गया था। एंड 3D में तो अभी तक फ़िलहाल कोई डाउट नहीं है ना, प्लेन्स का कंसेप्ट चल रहा है, प्लेन्स देख ही रहे हैं। ओके सो आज की क्लास यहीं तक थी, और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स निकलते हैं तो व्हाट्सएप कर देना या बता देना एक बारी, ठीक है। बाकी आज की क्लास ओवर, बाय बाय।